पापा पापा, आज मम्मा ने बाबू को और मुझे पीटा। आप मम्मा को उनके घर पहुंचा दो। यहाँ मैं, आप और बाबू रहेंगे और फिर मुझे और बाबू को हॉस्टल भेज दीजिए। हिचकियों में उलझे शुभी के शब्द भेद खोले दे रहे थे। हाँ पापा, हम दोनों ने फैसला किया है कि हम हॉस्टल में रहेंगे। बाबू ने अनुमोदन किया। सदानंद देर तक बच्चों के कमरे में रहा। इधर नारायणी यह सोचकर रसोई में व्यस्त रहते हुए पीड़ित थी कि सदानंद कोई विस्फोट करेगा। विचार जब तक आचरण के रूप में हो प्रकट नहीं होता, और जब तक वह पूर्ण नहीं होता, आचरण आदमी के विचार को मर्यादित करता है। जहाँ विचार और आचरण के बीच मेल होता है, वहीं जीवन पूर्ण और स्वाभाविक बनता है। महात्मा गांधी और नारायणी ने स्थिल पढ़कर पुस्तक एक और सरका दी और तकिए में सिर टिका चित लेट गई। आंखें मूंद ली। कुछ क्षण इसी तरह पड़ी रही और फिर मूंदी हुई आंखों को और जोर से मूंद लिया, ताकि आंखों की झिरी से यथार्थ भीतर घुसने न पाए। इस तरह वह छूट जाएगी, दोष मुक्त हो सकेगी। गांधी जी का कथन उसे अपने व्यवहार की पुष्टि करना क्यों प्रतीत हो रहा था। नारायणी जब श्री ध्यानस्थ हो अपने स्वभाव का विश्लेषण करती है तो किन्हीं बिंदुओं पर स्वयं को दोषी पाती है, फिर भी अपने स्वभाव को बदल नहीं पा रही थी। पर उसका स्वभाव यह नहीं था। वह तो शुभी को खूब प्यार करती रही, आज भी चाहती है शुभी को पुत्रीवत स्नेह करे, कम से कम अपनी खींच, असंतोष, तिरस्कार को व्यक्त न होने दे। किंतु इस नौदर्शीय बच्ची को देखते ही मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है कि यह उसकी संतान नहीं है। उसकी एकमात्र संतान बाबू है। आयु, अस्तित्व, वर्चस्व, दायित्व में एक बड़ा फासला होने के बावजूद वह सुभी से प्रतिस्पर्धा करती है। लगता है सुभी उसकी एकाकी प्रभुता को चुनौती दे रही है। स्थिति यह हो गई है कि शुभी सामने नहीं आती तो लगता है इससे असुविधा या कष्ट क्यों होना चाहिए, और सामने होती है तो लगता है इसे बर्दाश्त करना संभव नहीं। उसे देखते ही नारायणी की आंखें परतैचा सी खींच लेती हैं। चेहरे पर तनाव की बारीक सी बेतरतीब रेखाएं उभर आती हैं। जीवन के समुद्र में जब तूफान आता है तब हमें मालूम नहीं होता कि फनफनाती लहरों की उछाड़ पछाड़ हमें कहाँ फेंकेगी। पर नारायणी को तो पता है वह कहाँ आई है, क्यों आई है। अरसा नहीं हुआ, मात्र 3 वर्ष इसी बिरला एरिक्सन ऑप्टिकल लिमिटेड में सदानंद के साथ नारायणी का पति रत्नाकर काम करता था। दोनों सेल्स डिपार्टमेंट में थे। रत्नाकर के रौद्र स्वभाव को देख कोई भी उससे घनिष्ठता नहीं रखता था, पर सदानंद से उसका अच्छा मेलजोल था। लोग उसे वहशी समझते थे। तुष्ट हो जाए तो जान कुर्बान कर दे, रुष्ट हो जाए तो जान लेने पर आमदा। नारायणी को कभी मेवा मिष्ठान खिलाए बिना दम न ले तो कभी शराब में धुत हो निरस्ता से पीटी। इस तरह का व्यवहार करता। एक रात उसे साइलेंट हार्ट अटैक आया और क्षणों में वह शेष हो गया। नारायणी को कंपनी के प्रबंधकों ने बिरला विकास विद्यालय में शिक्षिका के पद पर रख लिया। नारायणी ने कभी सोचा भी नहीं था कि सदानंद के सहयोग का प्रतिफल विवाह के रूप में सामने आएगा। 2 घर, 2 परिवार, 2 संसार, 2 लोगों की पीड़ाएं विलय होंगी। सदानंद की मातृहीना पुत्री शोभी बाबू के साथ खेलते हुए नारायणी को माँ के रूप में देखने लगेगी। शोभी एक तरह से पूरा दिन बाबू के साथ बिताती थी। नारायणी बाबू और शोभी की बातें सुनती तो चकित होती। शोभी कहती, बाबू तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी है। तब बाबू पूछता, शोभी तुम्हारी मम्मा कहाँ गई हैं? वो तुम्हारे साथ दिखाई क्यों नहीं देती हैं?
तब शुभी बताती कि वह भगवान के घर गई हैं। मेरे पापा भी भगवान के घर चले गए। मुझे और मम्मा को मारती थी। गंदी थी तुम्हारे पापा। लेकिन तुम्हारे पापा तो बहुत अच्छे हैं। मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। मेरे लिए अच्छी सी मम्मा लाने वाले हैं। मेरी मम्मा जैसी? हाँ, तुम भी मम्मा से कहो ने, तुम्हें अच्छे पापा चाहिए, तुम्हारे पापा जैसे। मेरे पापा जैसे अच्छा पापा और कोई हो ही नहीं सकता। मेरे पापा सबसे अच्छे पापा हैं। हाँ, तुम्हारे पापा सच में सबसे अच्छे पापा हैं। शराब भी नहीं पीते और तुम्हें मारते नहीं। बहुत प्यार करते हैं। शुभी, मुझे तो पता ही नहीं था कि पापा लोग बच्चों को इतना प्यार करते हैं। नहीं, मम्मा बच्चों को अधिक प्यार करती हैं। देखो ने, तुम्हारी मम्मा तुम्हें कितना प्यार करती हैं। सुनकर नारायणी की आंखें भर आती हैं। शुभी बहुत मासूम और नाजुक है और हल्के स्पर्श से उसकी सार संभाल करनी होती है। वह तनिक भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर यह जदोहद क्यों? स्वस्थ वर्ती में विकृति क्यों? बाबू और शुभी में आपसी स्नेह सामंजस्य सानिध्य के आधार पर इस नवल नाते को तत्परता से स्वीकार कर लिया। शुभी ने बाबू को अपना कमरा दिखाया और बाबू ने साधिकार उसमें अपना सामान ठूसकर मानो उसे पंजीकृत करा दिया। सदानंद भावुक थे। बच्चे अबोध और सरल होते हैं, शायद इसलिए उन्हें नई स्थिति को ग्रहण करने में आसानी होती है। नारायणी, मैं आशा करता हूँ कि तुम भी इसी सरलता से इस घर को ग्रहण कर लोगी और हमें अपना लोगी। हाँ, इस घर से मेरी पुरानी पहचान है। सदानंद को यहाँ आश्वासन थमाते हुए नारायणी ने सोचा भी नहीं था कि शुभी की उपस्थिति विपत्ति बन जाएगी। मनुष्य अपनी जगह बनाने के लिए अपने मैनिफेस्टो में जिस सजगता, निष्ठा, संकल्प, चेष्टा और आदर्श का उल्लेख करता है, जगह निश्चित हो जाने पर उस मैनिफेस्टो की योजनाओं एवं कार्यक्रम पता नहीं क्यों याद नहीं रखता और मनुष्य भूल जाता है कि जगह पर लेना किसी हद तक आसान है, पर उसकी गरिमा बनाए रखना आसान नहीं होता। उसके लिए त्याग, शर्म, विनय, ईमानदारी और बड़प्पन की जरूरत होती है। खुद को सबके साथ बांटना होता है। नारायणी इस घर में अपनी उजली छवि लेकर आई थी। शुभी पूरे समय नारायणी को घेरे रहती। उस उजली छवि से चमत्कृत, मम्मा मेरी चोटी बना दो। नारायणी बड़ी रुचि से कोई नया स्टाइल बना देती। मम्मा, तुम ऐसा स्टाइल बना देती हो तो मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि मैं ब्यूटीफुल लगती हूँ। शुभी आती, सॉरी मम्मा, मेरे कारण बाबू को डांट पड़ी। अच्छा अच्छा, झूठी कटोरी सिंक में रखो, एटिकेट सीखो। शुभी कातर भाव से नारायणी को देखती और फ्रॉक से अधर पोंछती हुई ठिठके पैरों से लौट जाती। शुभी की चाल में कभी खरगोश की सी तेजी होती तो कभी चपलता हुआ करती थी। अब वह चाल मत पड़कर क्षीण हो गई थी। फिर शुभी नारायणी से दूर होती गई। उससे प्रयोजन न रखती, अपने काम स्वयं कर लेती। सुबह उठ जाती, नहा लेती, स्कूल के लिए तैयार हो जाती और अपने और बाबू के जूतों में पॉलिश कर लेती। अपना खाना परोस लेती, पुस्तकें, बिस्तर, वस्त्र व्यवस्थित रखती, दक्षित हो पढ़ाई करती। उसका नारायणी से जरूरत भर का ही संवाद होता। नारायणी सदानंद की उपस्थिति में शुभी के साथ भेदभाव न बरत पाती। यह कार्य व्यापार शुभी समझने लगी। अब उसे जो भी मांग रखनी होती
सदानंद की उपस्थिति में ही रखती। बाबू अनुमोदन के लिए जैसे तत्पर ही रहता। पापा, आज हमें विंध्य व्यापार मेला ले चलिए, मैं और बाबू ढेर सारी चीजें खरीदेंगे। शुभी सदानंद की गोद में बैठ जाती है। क्या खरीदोगी? सदानंद दुलार से पूछता है। तब शुभी बड़े प्यार से बताती है। नारायण सदानंद को शुभी से लाड लड़ाते देखती तो द्वेष से भर उठती। बाप लड़की को बहुत साहस बढ़ गया है और ये बाबू कितना बेवकूफ है। ताही अहीर की छोकरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। नारायणी, बच्चे तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। सदानंद कहता। नारायणी तुनक जाती। इनके मन का न करूं तो मैं बुरी ही ठीक। ये कौन होते हैं तुम्हें बुरा साबित करने वाले? घर तुम्हारा, बच्चे तुम्हारे, मैं तुम्हारा। हमें जिस तरह उठाओ बिठाओ तुम्हारी मर्जी। हमें कैसे रखना है ये भी तुम्हारी मर्जी। सदानंद इस तरह की बातों में संतुलन बनाए रखने का भरसक प्रयास करता, पर सफल न होता। फिर नारायणी सदानंद के अनुरोध पर भी मेला नहीं गई। सदानंद बाबू और शुभी को लेकर चला गया। नारायणी लक्ष्य करती है कि जब वह साथ नहीं जा रही होती तो सदानंद और बाबू के साथ शुभी बड़े प्रफुल्ल भाव से जाती है। शुभी नारायणी को उपेक्षित बल्कि लगभग नजरअंदाज करने लगी है। यह देख नारायणी को दुख होता और वह शुभी को तिरस्कृत और उपेक्षित करती। फिर भी चाहती तो है, लेकिन शुभी उसे बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देती। यह देख नारायणी की इच्छा होती कि शुभी का कान मिटकर कहे, शुभी, मेरे घर में रहना है तो मुझे पूरा सम्मान और महत्व देना होगा। मगर शुभी से पहले बाबू बोल पड़ेगा। मम्मा, घर तो शुभी का ही है और देखो ने शुभी कितनी अच्छी है, हमें अपने घर में रहने देती है। ओ बाबू, तुम इतने नादान क्यों हो? नारायणी की नसों का खिंचाव ये सोचकर बढ़ जाता। आज भी नारायणी बाबू की सीख दे रही थी। बाबू, तुम शुभी के पीछे पागल बने न फिरो, उसकी चालाकी समझो, पढ़ने में चित लगाओ और उसकी बातों में समय नष्ट करते हो और वह पढ़ने में लगी रहती है। शुभी चालाक नहीं है मम्मा, वह तो खुद मुझे पढ़ने के लिए कहती है। बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बहन है। देखो ने मेरी कितनी ज्यादा केयर करती है। कुछ नहीं करती, तुम बेवकूफ हो बेवकूफ। मम्मा, तुम शुभी को टीज क्यों करती हो? बाबू ने अनजाने में बात को नया मोड़ दे दिया। नारायणी नियंत्रण खोने लगी। मैं उसे टीज करती हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि उस बेचारी ने हमें घर में रखा और वह हमें अपने घर से भगा देगी तो? बाबू, नारायणी भबक उठी। तुम यह बात दिमाग से निकाल दो। शुभी तुम्हें इस घर में नहीं भगा सकती, यह घर हमारा भी है। तुम भोंदू हो भोंदू, इसलिए वह तुम्हें धमकाती है। शुभी नहीं धमकाती, वह तो कहती है, बाबू, तुम इस घर से कभी मत जाना, तुम रहते हो तो मुझे अच्छा लगता है। वह कहती है कि उसे पता होता है कि तुम उसे टॉर्चर करोगी, तो वह तुम्हें अपनी मम्मा न बनाती, बस मुझे अपना भाई बना लेती। तो शुभी तुम्हें पाठ पढ़ा रही है और तुम उसके शागिर्द बन रही हो। मम्मा, तुम शोभी को टॉर्चर मत करो प्लीज। बाबू ने हाथ जोड़ लिए और नारायणी से रिक्वेस्ट की। मैं टॉर्चर? बाबू दोगले? और न जाने किस उन्माद में नारायणी ने बाबू को भी पीट दिया। बाबू का रोना सुनकर शुभी अपने कमरे से निकल आई और बाबू को बचाव करते हुए पूरी ताकत से चीखी, क्यों मारा मेरे भाई को? छोड़ो।
छोड़ो तुम गंदी मम्मा हो। प्रतिद्वंदी ऐन सामने थी। नारायणी बिलबिला उठी। उसने सुबह को भी अच्छी तरह धुन दिया। बस फिर क्या था। नारायणी उफनती हुई अपने कमरे में आ गई और देर तक उफनती रही। बेचैनी और उत्तेजना कम न हुई तो बिस्तर पर पड़ी पुस्तक उठाकर वह पन्ने पलटने लगी। सामने गांधी के विचार थे। उसने स्थिर पढ़कर पुस्तक सरका दी और चित लेटकर आंखें मूंद ली। बाबू और शुभी की क्रूरता से मारा गया था। दोनों रोते रोते न जाने कब सो गए। शुभी का अंतर्मन चोटिल हुआ था। वह तमाम दिन जवर से तापती रही। सदानंद सांझ ढले जब फैक्ट्री से लौटा तब नारायणी को चेत आया। आज उसने क्या निरस्ता छाई थी। सदानंद बाबू और शुभी के कमरे में गया तो देखा शुभी लेटी हुई है और बाबू पुस्तक खोले पढ़ने का नाटक कर रहा है। शुभी बाबू और पिता की उपस्थिति में स्वयं को सुरक्षित पाकर शुभी को अवरुद्ध रोदन फूट पड़ा। वह झटके से उड़ी और दौड़कर सदानंद से लिपट गई। पापा पापा, आज मम्मा ने बाबू को और मुझे पीटा। आप मम्मा को उनके घर पहुंचा दो। यहाँ मैं, आप और बाबू रहेंगे। मैं फिर मुझे और बाबू को हॉस्टल भेज दिया। हिचकियों में उलझे शुभी के शब्द बोल रही थी। हाँ पापा, हम दोनों ने फैसला किया है कि हम हॉस्टल में रहेंगे। बाबू ने अनुमोदन किया। सदानंद देर तक बच्चों के कमरे में रहा। इधर नारायणी यह सोचकर रसोई में व्यर्थ रहते हुए पीड़ित थी कि सदानंद कोई विस्फोट करेगा। नारायणी अशोक की आशंका के प्रति सदानंद का स्वर संतुलित था। सदानंद ऐन नारायणी के सामने आकर खड़ा हो गया और बड़े धैर्य से पूछा, उदास हो, कोई बात है क्या? मालूम होता है आज तुम्हें बच्चों ने कुछ अधिक थका डाला, वरना मारपीट करना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। मैं जानता हूँ नारायणी, तुम समझ नहीं पाई कि यह व्यक्ति इन परिस्थितियों में भी इतना संयमित और नियंत्रित कैसे रह सकता है। आज चलो कुछ डिस्कस किया जाए। देखो नारायणी, सामान्य और जहन परिस्थितियों में सभी निभा लेते हैं, पर आदर्श इंसान वह है जो असामान्य परिस्थितियों में भी निभा सके। हमारी सारी कोशिश मशक्कत आखिर इसलिए होती है कि हम नेक और समझदार इंसान के रूप में जाने जाएं। हमने यह जो बंधन बांधा है, बच्चों को सुरक्षा, सद्भाव, स्नेह देने के विकल्प तौर पर बांधा जाए। और अब देखा जा रहा है कि शुभी को सहन करने में तुम्हें दिक्कत हो रही है। तुम क्या सोचती हो? तुम्हें स्वीकार करने में शुभी को कोई दिक्कत न आएगी? बच्चे आसानी से बाहर व्यक्ति को आसानी से स्वीकार नहीं करते। वे इसके लिए खुद को तैयार करते हैं और शुभी और बाबू ने हम दोनों को सहयोगी वृत्ति का पाया, इसलिए अब तुम्हारे असहयोग का बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? सदानंद ने साभिप्राय शुभी का नाम नहीं लिया और उनको बात भी बोल दी। शुभी ने तुम्हें इस आशा से स्वीकार किया है कि तुम उसे बहुत प्यार करोगी, उसके साथ पक्षपात करोगी, तो वह तुम्हें स्वीकार क्यों करेगी? मैं तो हैरान हूँ उस बच्चे की स्नेह शक्ति को देखकर। तुमसे अपने काम करने की कहती थी, फिर दबाव डालने लगी कि तुम उसके बिना ही रह सकती हो। फिर अपना काम खुद करने लगी और फिर तुमसे मतलब रखना छोड़ दिया और वह तुम्हें नजरअंदाज करने लगी। और अब कहती है कि वह तुम्हारे साथ नहीं है।
वह कितनी मानसिक यातना सहकर आज इस फैसले तक पहुंची होगी। नारायणी जिंदगी बहुत छोटी है और हमें उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा जब हम अभी कुछ नहीं करेंगे। बाबू के साथ सामंजस्य बैठाने पर मुझे भी असुविधा हुई। बेटे और बेटी जैसे में लंबा फासला है, पर जब मैंने देखा कि बाबू मुझ पर भरोसा करना चाहता है तो मैंने उसके भरोसे को कायम रखा। जरूरी समझा कि पापा नामधारी निराशा क्रूर को नहीं, सुंदर भी हो सकता है। और एक दिन मैंने पाया कि मैं बाबू के भरोसे को कायम रखने के लिए सचेत नहीं हूँ, बल्कि उससे प्यार करने वाले समस्या बस स्वीकार अस्वीकार की है। स्वीकार कर लो तो समस्या हल हो जाती है। सदानंद पहली बार बातों को इस तरह परत दर परत खोलता जा रहा था और नारायणी नजरें झुकाए हुए अपराधहीन की दृष्टि में बैठी थी। शुभ भी कहती है, मम्मा को उनके घर भेज दो, पर मैं बाबू को नहीं आने दूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने बाबू को सदा सहयोगी, निष्ठावान और भरोसेमंद पाया है। शुभी और बाबू आपस में सामंजस्य में बैठते हैं। मैं तो डरती हूँ कि नारायणी के तुम बाबू की दृष्टि में भी अपना स्थान कम न कर बैठो। जानती हो, हॉस्टल जाने की इच्छा अकेले शुभू की नहीं, बाबू की इच्छा की भी थी। नारायणी स्थिर थी, बिना उतार चढ़ाव के साथ यह किसी सरलीकरण के साथ अपनी बात कह जा रहा था। और नारायणी जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं उनके साथ वे चीजें भी स्वीकारनी पड़ती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं। फिर तुम तो स्थिति का सामना बड़ी बहादुरी से करती आई हो, अब कैसे घबरा गई, वह भी इतनी छोटी सी बच्ची सी। अरे सुभी का क्या है, एक दिन ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी। सुभी के साथ तुम्हें निभाना ही कितना है, अधिक से अधिक 10-12 साल, जबकि मुझे बाबू के साथ जिंदगी भर निभाना है। पर मैं विचलित या आतंकित नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसे स्वीकार कर चुका हूँ। आज सोचता हूँ तो लगता है मुझसे कोई कमी चूक हो गई है, तो यह स्थिति बनी है। तुमसे आग्रह है, मुझे जो चाहे सजा दे लो, पर शुभ भी मासूम है, उसके विश्वास को मत तोड़ो। और वह इतनी मासूम है कि आज की मारपीट से उसे दहशत हो गई है और उसे जवर आया है। शुभी को जवर है। सदानंद चला गया। नारायणी काठ बनी अपनी जगह पर बैठी रही। सदानंद की बातें प्रतिध्वनित होती प्रतीत हो रही थी। सदानंद ठीक कहता है, समस्या स्वीकार अस्वीकार की है। स्वीकार कर लो तो जीना आसान हो जाएगा, वरना कलह होगी और उसे खुद ही बदलना होगा। सुबी को अस्वीकार कर वह भी सुखी कहाँ, सब कुछ होते हुए भी रिक्ति, निसंगता, खालीपन का बोध होता है और मन में एक बेचैनी सी है। उसमें सदानंद का सामना करने की हिम्मत तो नहीं है। फिर भी वह उठी कि आज न उठी तो फिर कभी नहीं उठ पाएगी, और वह खुद को टटोलते हुए शुभी के कक्ष में ले गई। देखा बिजली बुझाई नहीं गई है। सदानंद आंखों को बाहर से घेरे हुए चित पड़ा है और उसकी बगल में लेटी हुई शुभी का हाथ उसके पेट पर है। पता नहीं आत्म विवेचना का अथवा सदानंद द्वारा किए गए विश्लेषण का प्रभाव है कि नारायणी को सोई हुई शुभी बड़ी अबोध प्रतीत हुई। कभी इसका पूरे घर में वर्चस्व रहा होगा, फिर भी इसने अपने घर को किसी तरह सबके साथ बांट लेना चाहा। यह छोटी होकर बड़प्पन निभाती रही और उसे बड़े होने का बड़प्पन याद नहीं रहा। नारायणी चुपचाप आकर सदानंद के पैतने बैठ गई। सदानंद जाग रहा था, चौंका,
तुम सोई नहीं अभी तक, क्या हुआ? तब उसने कहा, तुम भी तो नहीं सोए हो, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। बहुत। सुबह तुमको घर के काम निपटाने होते हैं, स्कूल जाना होता है, जाओ बाबू के पास सो जाओ। सुब्भी को मैं देख लूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज। कुछ है नारावनी के स्वर में, शायद भीतर की जुड़ता पिघल। यह इस वक्त जबरदस्त परिवर्तन से गुजर रही है। इसी परिवर्तन से गुजरने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। शायद यही इसका प्रस्थान बिंदु है, जहाँ पर जाकर ये स्थिर हो जाए।